So today we are going to start our new chapter, that is chapter number 10, that is cell cycle and cell division. Cell cycle and cell division. अब सेल के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ लिया था जब चैप्टर नंबर 8 पढ़ाया गया था आपको, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है क्या कि सेल साइकिल क्या होती है और सेल्स किस तरीके से डिवाइड करती हैं। तो सेल साइकिल बेसिकली क्या है? सेल साइकिल हमारी किसी भी सेल की लाइफ साइकिल को सेल साइकिल बोला जाता है। तो इट इज बेसिकली लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। तो जनरली क्या होता है कि जो हमारी सेल्स हैं उनके अंदर कुछ उनकी लाइफ साइकिल में क्या होते हैं, दो फेजेस होते हैं बेसिकली। और सेल साइकिल का जो पीरियड है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा। जैसे अगर मैं ह्यूमंस की सेल साइकिल की बात करूं तो जो ह्यूमन की सेल साइकिल है वो 24 आवर्स की होती है। मतलब यहां पे ह्यूमंस के अंदर एक सेल से हमारी दो सेल्स फॉर्म होने में 24 आवर लगेंगे, 24 आवर लगेंगे। सिमिलरली ईस्ट के अंदर ये सेल साइकिल 90 मिनट्स की होती है। मतलब क्या है कि उनके अंदर एक सेल से दो सेल्स को फॉर्म करने में 90 मिनट लगते हैं। सिमिलरली अगर कोई बैक्टीरियल सेल है या बैक्टीरिया है, वहां पे सेल साइकिल को कंप्लीट होने में अराउंड 25 टू 30 मिनट्स लगते हैं। तो वहां पे बहुत शॉर्ट स्पेन होता है जिसमें एक सेल डिवाइड करके दो नई सेल्स को फॉर्म कर लेगी। तो हमें इन्हीं की बात करनी है। तो किसी भी सेल साइकिल के अंदर बेसिकली दो फेज होते हैं, ठीक है। कोई भी अगर सेल साइकिल होगी तो वहां पे दो फेज होंगे हमारे सेल साइकिल के। अब वो दो फेजेस कौन कौन से हैं? एक होता है इंटरफेज जिसे हम नॉन डिवाइडिंग फेज कहते हैं, और ये डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, इसको एक्सप्लेन करना है मुझे। और दूसरा वाला फेज जो होता है उसे हम कहते हैं डिवाइडिंग फेज और एम फेज, माइटोटिक फेज। तो ये जो इंटरफेस है इसमें कोई भी सेल डिवाइड नहीं करेगी, कुछ भी डिवीजन नहीं होगा, इसमें केवल प्रिपरेशन होगी। आप समझ सकते हो कि इंटरफेस जो होगा वो इस एम फेज से पहले होता है। तो इस एम फेज के अंदर जो भी कुछ डिवीजन होना है वो सब की जो तैयारी है, उस सब की जो प्रिपरेशन है वो हमारी इंटरफेस के अंदर हो जाएगी। तो इंटरफेस इज व्हाट? अ नॉन डिवाइडिंग फेज। इंटरफेस एक नॉन डिवाइडिंग फेज है। और एम फेज जो माइटोटिक फेज है ये हमारा डिवाइडिंग फेज होता है। इट इज व्हाट? अ डिवाइडिंग फेज। देखिए, इट इज अ डिवाइडिंग फेज। तो हमने इन फेजेस को भी कई और फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कैसे डिवाइड किया हुआ है तो उस चीज को समझिए। हमने सेल साइकिल को एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझा रहा हूं मैं। सेल साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोला मैंने इंटरफेस, जो नॉन डिवाइडिंग फेज था, इनिशियल फेज था, जिसमें कि सेल प्रिपरेशन कर रही थी या प्रिपेयर कर रही थी अपने आप को डिवाइड करने के लिए। और दूसरा फेज जो होगा वो होगा एम फेज। तो इंटरफेस को भी फर्दर सब डिवाइड किया है, G1 फेज के अंदर, एक एस फेज के अंदर और G2 फेज के अंदर। और M phase is further divided into two parts, that is karyokinesis and cytokinesis. And cytokinesis. Karyokinesis is further divided into prophase
मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, देखिए अब एक एक करके एक एक चीज को समझिएगा आप। मैंने यहाँ पे बताया कि सेल साइकिल है ये हमारी। सेल साइकिल का मतलब क्या है कि एक सेल हमारी दो सेल फॉर्म करना चाहती है। लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो इंटरफेज है ये एक नॉन डिवाइडिंग फेज था, प्रिपरेटरी फेज था। इसको फर्दर मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो ये क्या होता है कि ये तीनों ही फेजेस जो हैं हमारे G1, S और G2, ये तीनों इंटरफेज के पार्ट हैं जिसमें ये प्रिपेयर करेंगे एम फेज के लिए। ये तीनों फेज कंप्लीट करेगी। जैसे अगर ये कोई एक सेल है, सी दिस इज अ सेल इन फ्रंट ऑफ यू, जनरली क्या होता है वो आपकी रेस्टिंग फेज में रहती है, तो रेस्टिंग फेज को हम लोग G0 फेज कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी की जो मेजर सेल्स हैं, मैक्सिमम सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, वो अभी G0 फेज में है, मतलब वो क्या कर रही है कि रेस्टिंग फेज में है, क्विसेंट फेज इसे कहा जाता है। तो अब क्या हुआ कि इसको कोई माइटोजन मिला। माइटोजन इज व्हाट, अ फैक्टर जो कि सेल को इंड्यूस करेगा कि भाई तुम जाओ और अब डिवाइड करो। तो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे स्पेसिफिकली मैं अपनी बॉडी की बात ना करूं, आप लोग ग्रोइंग हो तो आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज होके आ रहा होगा, और दैट ग्रोथ हार्मोन विल एक्टिंग लाइक अ, इफ आई से माइटोजन। तो वो ग्रोथ हार्मोन आपकी सेल्स को बोल रहा है कि भाई अब तुम डिवाइड करो। अब डिवाइड करने के लिए सेल को क्या करना पड़ेगा, सेल को एंटर करना पड़ेगा। जैसे ये एक सेल थी जो कि रेस्टिंग फेज में थी, ये रेस्टिंग थी या क्विसेंट इसे फेज कहा जाता है, दिस इज नोन एज क्विसेंट फेज। ठीक है, तो ये क्विसेंट फेज में थी। तो अब ये क्या करेगी, ये इसको माइटोजन मिला। माइटोजन में ग्रोथ हार्मोन, मैंने एग्जांपल आपके सामने लिया। तो ये माइटोजन के इन्फ्लुएंस में आके ये एंटर करेगी। सबसे पहले डायरेक्टली डिवाइड नहीं करना शुरू करेगी, सबसे पहले ये इंटरफेज के अंदर डेवलप कर एंटर कर जाएगी। अब इंटरफेज में आ गई तो इसको पहले G1 फेज कंप्लीट करना है। ठीक है, G1 फेज कंप्लीट करा तो ये S1 फेज कंप्लीट, S फेज जो है आपका कंप्लीट करेगी। फिर उसके बाद ये क्या करेगी, G2 जो फेज है उसको कंप्लीट करेगी। और इसको कंप्लीट करने के बाद जैसे ही G2 फेज कंप्लीट होगा, सिमिलरली वो एंटर कर जाएगी M फेज के अंदर। अब M फेज में मैंने आपको बताए हैं ये चारों फेजेस। ठीक है, कौन कौन से, एक होता है प्रोफेज, प्रोफेज को कंप्लीट करेगी, फिर मेटाफेज को कंप्लीट करेगी, फिर एनाफेज को कंप्लीट करेगी सेल, और फिर टीलोफेज कर देगी। यहां पे क्या होगा, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड होगा। तो जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड होने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, कैरियन, कैरियन मींस न्यूक्लियस, एंड काइनेसिस, काइनेसिस मींस डिवीजन। तो जहां पे न्यूक्लियर डिवीजन होगा उसे हम लोग कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पे जो पहले ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों इवेंट हुए हैं, ये सब किसके पार्ट हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस। एंड एंड यहाँ पे जैसे ही कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा, हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड हो गया, तो वो सेल एंटर करेगी कहां पे, साइटोकाइनेसिस के अंदर। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक डायग्राम लेके आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे ये एक सेल थी, ठीक है, इस सेल को क्या करना था, डिवाइड करना था। इसके पास एक क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में बात करूंगा, होंगे तो मल्टीपल क्रोमोसोम किसी भी सेल में, उसके न्यूक्लियस में क्या मल्टीपल क्रोमोसोम होते हैं। जैसे मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो कितने 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमंस के अंदर, टोटल 46 क्रोमोसोम्स आर एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस इन ईच सेल। तो यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं यहाँ भी आपके सामने। तो इस सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करना है तो ये सेल क्या करेगी, भाई इस एक ही क्रोमोसोम को तो आधा आधा बांट नहीं सकती, इस सेल को इस जेनेटिक मटेरियल को भी डिवाइड करना है। तो ये क्या करती है, ये इस क्रोमोसोम की एक और कॉपी बना लेती है। ठीक है, ये एक और कॉपी इसने तैयार कर ली यहाँ पे। और यहाँ पे जब इसने एक और कॉपी को तैयार कर लिया,
तो अब ये करना चाहती है डिवीजन। अब डिवीजन करेगी कैसे? पहले कैरियोकाइनेसिस तो करेगी। तो सबसे पहले ये सेल इस तरीके से, मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूं, और यहाँ पे बेटा म्यूट कर लीजिए, जो भी एंटर करें प्लीज म्यूट। ठीक है, यहाँ पे ये इसने क्या किया, ये अलग अलग हो गए। फर्दर ऐसे होगा, ये दो न्यूक्लियस बन गए एक सेल के अंदर, ये दो न्यूक्लियस तैयार हो गए। एंड यहां तक क्या हुआ, ये सबसे पहले क्या हुई थी सेल, यहां तक ये अभी G1 फेज में थी। फिर यहाँ पे इस सेल ने क्या किया, एस फेज किया कंप्लीट। फिर एस फेज के बाद हमारा, मैंने G2 फेज को अलग से बनाया नहीं है, बट आप समझिएगा कि G2 फेज के अंदर M फेज को जो करने के लिए फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे ना प्रिपेयर हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हमारी जो सेल है उसने M फेज में एंटर किया, जहाँ पे क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हुए, और क्रोमोसोम्स आर नाउ कंप्लीटली डिवाइडेड, जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीटली डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया। मैं मोटे मोटे तौर पे आपके दिमाग में एक आइडिया देने के लिए आपको बता रहा हूँ इस चीज को, बाकी पढ़ना तो हमें बहुत इलेबोरेटेड वे में। तो यहाँ पे ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हो गए। अब क्या होगा, ये सेल भी डिवाइड करेगी, साइटोकाइनेसिस करेगी। अब साइटोकाइनेसिस करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पूरी एक सेल तैयार कर लेगी साइटोप्लाज्म के साथ, ये एक और सेल तैयार कर ली, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हो गया, इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, यहाँ पे इसका सेल और इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली हमारी कितनी सेल थी, एक, और फाइनली हमारी साइटोकाइनेसिस करने के बाद कितनी सेल बन गई, दो। तो ये जो कंप्लीट फेज हुआ, इसी चीज को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं, इसी चीज को हम लोग सेल साइकिल कहेंगे। अब जो हमारी सेल साइकिल है, हमें कई तरीके से हमें चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले आपके सामने मैंने एक डायग्राम रखा हुआ है, जो इतनी देर से जिसके ऊपर मैं लिख के आपको समझा रहा हूं, इसी डायग्राम को हमें समझना है। बेटा जो किसी भी सेल साइकिल के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि दो फेजेस हैं मेजर। एक फेज है जिसे मैं इंटरफेज कह रहा हूं। तो ये जो इंटरफेज है, ये जो इंटरफेज है जिसके अंदर तीन हमारे G1, S और G2 फेजेस होते हैं, ये तीनों किसी भी सेल साइकिल का मेजर पार्ट है। मतलब किसी भी सेल साइकिल के अंदर, फॉर एग्जांपल एक सेल साइकिल 24 आवर में हो रही है, उस 24 आवर का 95% जो पीरियड होगा वो इंटरफेज लेके चलता है। मतलब जो 95% पार्ट है किसी भी सेल साइकिल में, वो इंटरफेज का होता है। तो यहाँ पे आपको देखो समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे इनिशियली क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक सेल थी, यहाँ पे एक सेल है, ये सेल है, इसने इसने डिसाइड किया कि ये डिवाइड करेगी। अब ये डिवाइड करेगी, तो ये सबसे पहले किस फेज में गई, G1 फेज में गई। तो G1 फेज के अंदर यहाँ पे देखो आपको कुछ लिखा हुआ मिल रहा होगा कि सेलुलर कंटेंट एक्सक्लूडिंग द क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड। मतलब क्या है इस चीज का, अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे सेल के अंदर क्रोमोसोम तो होते ही होते हैं, क्रोमोसोम के अलावा बहुत सारे अदर चीजें भी तो हैं, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स। तो अगर कोई भी एक नई सेल बनेगी तो क्या उसको केवल जेनेटिक मटेरियल देके ही डिवाइड कर दिया जाएगा? अरे उसको सेल ऑर्गेनेल्स की रिक्वायरमेंट भी तो होगी। तो उन सारे सेल ऑर्गेनेल्स को भी तो डुप्लीकेट किया जाना बाकी है। जैसे गोल्जाई एपेरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, लाइसोसोम्स हो गए, ये सारी चीजें भी तो डुप्लीकेट होंगी। डुप्लीकेट मतलब अपनी अपनी कॉपी क्रिएट करेंगी, ताकि जब नई सेल बने तो उस नई सेल को भी वो चीजें मिले जो कि एक नॉर्मल सेल के पास होती है। तो इसीलिए यहाँ पे G1 फेज के अंदर जो सेलुलर कंटेंट होते हैं, क्रोमोसोम को छोड़ के बाकी सारे वो सब डुप्लीकेट होते हैं। ठीक है, G1 फेज कंप्लीट हुआ तो यहां से देखिए ये इस तरफ बढ़ी सेल साइकिल, ये आ गया S फेज में। S फेज के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट करते हैं। अब डुप्लीकेट किस तरीके से करेंगे, यहां पे होता है एक प्रोसेस जिसको कहते हैं हम लोग रेप्लिकेशन, दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए अपने जैसा एक रेप्लिका तैयार करता है। डीएनए
एक डीएनए को तैयार करता है। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे सेल्स के अंदर, वो जेनेटिक मटेरियल अपने और जेनेटिक मटेरियल को तैयार करेगा, उसे हम लोग एस फेज कहते हैं। अब एस फेज में यहां पे कंप्लीट हो गया। इस एस फेज को कंप्लीट होने के बाद सेल पहुंच जाएगी कहां पे, G2 फेज में। ठीक है, तो G2 फेज में क्या किया जाता है, यहां पे जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उनको क्या लिखा हुआ है, डबल चेक द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम फॉर एरर मेकिंग एनी नीडेड रिपेयर। इसका मतलब क्या है, देखिए एक बात बताइए भाई, मशीन होती है, मशीन से अगर हम लोग किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो कभी कभार मशीन में भी एरर आ जाता है। तो सिमिलरली जब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कोई प्रोसेस होता है तो उसमें भी कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब अगर ये एक डीएनए की कॉपी है, देयर इज अ कॉपी ऑफ डीएनए, ठीक है, इस डीएनए की कॉपी से मैं एक और डीएनए की कॉपी तैयार कर रहा हूं, तो कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे जो नई कॉपी तैयार होके आई, इसके अंदर कुछ पार्ट लैक कर रहा है जो कि पुरानी ओल्डर कॉपी में था, और इस न्यू कॉपी के अंदर रेप्लिकेशन होने के बाद नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर एरर आ चुका है। ये क्या हो गया, इसके अंदर एरर आ गया, ये पार्ट इसका लैक कर रहा है, मिसिंग है कुछ हमारी इंफॉर्मेशन जो डीएनए के अंदर होती है। तो ये जो एरर आया, इसको चेक कौन करेगा, तो चेक करने के लिए यहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं, जिसे देखो ये लिखा हुआ है ना, डबल चेक द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम फॉर एरर। तो ये जो G2 फेज है, यहाँ पे इस चीज को चेक किया जाता है कि इस क्रोमोसोम के अंदर कोई एरर है या नहीं। अगर एरर होता है तो उस चीज को रिपेयर किया जाता है, और अगर वो सही है तो अब वो सेल बढ़ जाएगी एम फेज के अंदर। यहां ये पूरा एम फेज है, दिस वन, और इसी एम फेज के अंदर हमारे अलग अलग फेजेस होते हैं। तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर करता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा एनलार्ज और कर देता हूं ताकि ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे आपको। इसमें बड़ा करने का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए आप इसी में समझिए। यहाँ पे एक सेल थी जिसने डिसाइड किया कि मैं डिवाइड करूंगी, और वो G1 फेज में एंटर कर गई, G1 फेज से वो S फेज में एंटर करी, S फेज में उसने अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट किया, और S फेज को कंप्लीट करने के बाद वो G2 फेज में चली गई। और G2 फेज में यहाँ पे उसने चेक किया कि हाँ, जो कॉपी तैयार हुई है क्रोमोसोम की वो सही हुई है या नहीं हुई है। अगर सही नहीं हुई है तो उसको रिपेयर कर दिया गया। क्यों, अगर किसी भी सेल के अंदर अगर कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आती है और उसको रिपेयर ना किया जाए तो वो सेल कैंसरस बन जाती है, वो कैंसरस कंडीशन को लेके आ जाएगी, जहां पे एबनॉर्मली डिवाइड करने लग जाएगी सेल। देखिए अगर सेल एबनॉर्मल डिवाइड करने लग जाए तो वो कैंसर बन जाती है। तो एबनॉर्मल डिवीजन से बचने के लिए, ताकि आगे चल के कोई डेंजर कंडीशन डेवलप ना हो, वहां पे कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन ना हो, तो ये G2 जो आपका फेज है, यहाँ पे इसको चेक कर लिया जाता है। हालांकि चेक पॉइंट हर स्टेजेस में होते हैं, अभी बताऊंगा उनके बारे में जब धीरे धीरे इंफॉर्मेशन जब खुलेगी आपके सामने। अब G2 फेज कंप्लीट कर लिया तो ये क्या आ गया, एम फेज के अंदर आ गया, ये इस तरफ आ गया। एम फेज में प्रोफेज कंप्लीट करेगा, फिर मेटाफेज कंप्लीट करेगा सेल, फिर उसके बाद एनाफेज, एंड फाइनली आपका टीलोफेज। टीलोफेज करने के बाद वो क्या करेगी, साइटोकाइनेसिस करेगी। देखो ये साइटोकाइनेसिस लिखा हुआ है, और साइटोकाइनेसिस करते ही यहाँ पे देखो दो सेल बन गई हमारी, ये दो सेल बन गई। अब इस इन सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सेल्स फर्दर डिवाइड करना चाहती हैं या नहीं। अगर फर्दर डिवाइड करना चाहती है तो वो डिवाइड करेंगे, नहीं तो वो फिर से G0 फेज में चले जाएंगी, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, रेस्टिंग फेज। दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेस्टिंग फेज। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग सारे डिविजन्स को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, और मैंने आपको क्या बताया, एक चीज और सुन लीजिए, मैंने एक चीज और बताई आपको कि हम जो सेल साइकिल हमारी बॉडी के अंदर होती है, उस सेल साइकिल का जो 95% जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का, वो
कौन कवर करके रखता है? इंटरफेज। मतलब सबसे ज्यादा समय इंटरफेज में लगता है। मात्र 5% जो ड्यूरेशन है, बहुत कम टाइम लगेगा किस चीज में? आपके एम फेज को होने में। मतलब इस चीज को कैसे समझा जाएगा? इस चीज को समझने के लिए आपको मैं 24 आवर का एग्जांपल लेके चलता हूं कि 24 आवर का अगर हमारा सेल साइकिल है तो कितने कितने घंटे किस चीज को होने में लग रहे हैं। देखो, अगर फॉर एग्जांपल सपोज क्या करना है, हमारी जो ह्यूमंस के अंदर सेल साइकिल होती है वो 24 आवर की होती है। मतलब 24 आवर का जो साइकिल है, इसमें इसके अंदर क्या होता है? एक सेल डिवाइड करके दो सेल बन जाती है इन 24 आवर्स ओनली। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 24 आवर का अगर मैं सेग्रीगेशन आपके सामने करूं तो 24 आवर में जो एम फेज है उसको चाहिए ओनली 1 आवर। समझ रहे हो? कितने? ओनली 1 आवर चाहिए एम फेज को कंप्लीट करने के लिए, बस। बाकी जितने बचे हुए 23 आवर्स हैं, ठीक है, वो सब एस फेज के अंदर, सॉरी इसके अंदर इंटरफेज के अंदर यूटिलाइज हो जाते हैं। इंटरफेज के अंदर हमारे पूरे 23 आवर हो जाएंगे। और इस 23 आवर्स का हिसाब खाता क्या है वो देखिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम लेता है एस फेज, सबसे ज्यादा ड्यूरेशन का होता है एस फेज। ये 10 to 12 आवर का हो सकता है। इट इज ऑफ 10 to 12 आवर। इसमें जो जीवन फेज है, जीवन फेज को कंप्लीट होने में लगते हैं अराउंड 5 to 6 आवर। और जो G2 फेज है इसको कंप्लीट होने में लगते हैं अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 आवर। तो आप ये देख लीजिए, 12 आवर्स का इससे मान लीजिए, 5 आवर्स का इससे मान लीजिए 17, और 6 जो है 23 आवर्स। तो 23 आवर्स हमारे अप्रोक्सीमेटली इंटरफेज ने कवर किए। और एम फेज को होने में कितना टाइम लगा? ओनली 1 आवर। गॉट इट? तो अब एक एक करके इन फेज को हम पढ़ते हैं, और क्या क्या इन फेजेस के अंदर चीजें होंगी वो भी हम साथ में पढ़ते चले जाएंगे। सी, देखिए, मैं डेफिनेशन के हिसाब से आपको साथ में लिखता जाऊंगा। नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं आपको। जो भी मैं चीजें लिखूंगा आपको उसी तरीके से अपनी कॉपी के अंदर फ्लो चार्ट्स को तैयार करना है, जो बहुत इजी वे में करे जाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले हेडिंग डाल रहा हूं आपके सामने, सेल साइकिल, और आप साथ साथ में लिखते जाएंगे। देखिए, सेल साइकिल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते चले जाएंगे। देयर आर मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जिसके अंदर सेल क्या करेगी? डुप्लीकेट करेगी, डुप्लीकेशन करेगी। खुद का तो डुप्लीकेशन करेगी करेगी, साथ में किस किस चीज का करेगी? अपने जीनोम का। जीनोम क्या होता है? अपने जेनेटिक मटेरियल या डीएनए को हम लोग जीनोम कहते हैं, उसको डुप्लीकेशन करेगी। जो सेल के अदर सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या हो सकते हैं? जैसे कि उसके सेल ऑर्गेनेल्स और बहुत सारे प्रोटीन्स एंड फैक्टर्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। इनके अंदर क्या क्या कंसीडर कर लिया जाएगा? जैसे सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोटीन्स एंड अदर फैक्टर्स। इन सब को क्या करेगी? डुप्लीकेशन करेगी। एंड फाइनली जो हमारा सेल है वो क्या कर देगा? वो डिवाइड कर जाएगा इनटू टू डॉटर सेल्स। और इन सारे इवेंट्स को जो हो रहे हैं इसे सेल साइकिल कहा जाता है। ठीक है जी। अब ये जो सेल साइकिल है ये जेनेटिक कंट्रोल में है, मतलब इसे हमारा डीएनए कंट्रोल करता है। अब डीएनए कैसे कंट्रोल करता है? भाई, किसी भी सेल को डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल
दिस इज अ सेल दैट वांट टू डिवाइड। लेकिन जब तक मैंने क्या बताया, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जब तक इसे इंड्यूस नहीं करेगा, और उस एक्सटर्नल फैक्टर का नाम मैं क्या दे रहा हूं, माइटोजन नाम दे रहा हूं उसको, माइटोजन। जब तक ये माइटोजन नहीं आएगा और इस सेल के ऊपर बाइंड नहीं करेगा और इस सेल को सिग्नल नहीं देगा कि भाई तुम डिवाइड करो, तब तक ये सेल डिवाइड नहीं कर सकती। और इस माइटोजन को भी कोड करने के लिए, इस माइटोजन को भी भेजने के लिए हमारा डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। जब तक डीएनए नहीं होगा तब तक कोई भी ऐसा माइटोजन या फैक्टर हमारा सिंथेसाइज नहीं हो सकता। तो हमारा जितना भी सेल साइकिल है वो सब जेनेटिक कंट्रोल में है, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बताया, नेक्स्ट लिख रहा हूं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। किसी भी सेल साइकिल के कौन कौन से फेज हो सकते हैं, तो मैंने क्या बोला है कि सेल साइकिल जो है वेरी कर सकता है, इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कितने आर का हो सकता है, जैसे ईस्ट के अंदर ये 90 मिनट्स का हो सकता है, ये बैक्टीरिया के अंदर 25 टू 30 मिनट्स का हो सकता है, और ह्यूमन जो सेल्स हैं उनके लिए ये 24 आवर का हो सकता है। तो दिस पीरियड कैन बी वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। गॉट इट? बेटा आरबीसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन सेल है नयन, आरबीसी इज ऑल्सो अ नॉर्मल ह्यूमन सेल। ठीक है, इनका जो लाइफ स्पेन है, आप जिसकी बात कर रहे हो, इट इज यू आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ स्पेन। ठीक है, लाइफ स्पेन तो आरबीसी का 120 डेज का होता है। ठीक है, लेकिन बनने का जो प्रोसेस है वो भी हमारा इतना ही होगा। ठीक है, जो नॉर्मल होता है। और दूसरी बात रही कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उन सब का बनने का प्रोसेस तो उतना ही होगा, कि उसको फॉर्म होने में उतना ही टाइम लगता है जितना कि अदर सेल्स को लगता है ऑन एन एवरेज। लेकिन सबका लाइफ स्पेन अलग अलग है। जैसे अगर मैं ब्लड के अदर सेल कंपोनेंट्स की बात करूं तो डब्ल्यूबीसी कुछ है जो 3 to 5 डेज की लाइफ स्पेन रखती है, कुछ प्लेटलेट्स है जिनका 15 डे का लाइफ स्पेन है, किसी का 7 डेज का लाइफ स्पेन है। तो सब सेल का अलग अलग है। हमारी एपिथेलियल जो सेल्स हैं उनका लाइफ स्पेन अलग है, सब फॉर्म होती रहती है, डेड होती रहती है, फॉर्म होती रहती है, डेड होती रहती है। हमारी बॉडी के अंदर हर सेल लाइफ में रिप्लेनिश हो जाती है। जब हम लोग बॉर्न हुए थे जिन सेल्स के साथ, वो सेल्स जब तक हम एजेड होते हैं तब तक वो खत्म हो जाती हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? हमारी बॉडी के अंदर जब हम लोग पैदा हुए थे जो सेल्स थी वो रिप्लेनिश होती जाती हैं। वो सेल्स का, हर सेल का अपना एक नॉर्मल फेट है। हर सेल एक एक नॉर्मल पीरियड ऑफ टाइम या एक नॉर्मल ड्यूरेशन तक के लिए अपना लाइफ स्पेन लेके चलती है। और जब वो उस सेल सेनिसेंट हो जाती है उसकी प्रोग्राम सेल डेथ कर दी जाती है। हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, आज भी अभी भी करेंटली हमारी बॉडी में नई सेल्स बन रही हैं और नई सेल्स फॉर्म हो रही हैं, और जो पुरानी सेल्स हैं उनको डेड कर दिया जा रहा है, दे आर किल्ड। ठीक है, तो ये पीरियड, ये जो आपके सामने मैं चीजें बता रहा हूं आप इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी कोई भी डाउट होगा इसके लिए स्पेशल आपको डाउट सेशन मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आपको डाउट सेशन में आपको मैं पूछ लूंगा, आपसे जो भी प्रॉब्लम होगी, आपके जितने क्वेश्चंस होंगे हर चीज का मैं जवाब दे दूंगा आपको। अब देखिए, अब आगे की बात करते हैं। मैं आपसे बोल रहा था कि जो सेल साइकिल है उसके फेजेस की बात हो रही है। बेटा यहाँ पे जो फेजेस हैं वो हैं दो। कौन कौन से फेज, अब तो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे और एग्जाम में कभी चूकना नहीं है। सबसे पहला है जिसे कहा जाता है इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर हमारे एक होता है G1 फेज, एक होता है S फेज, और एक होता है G2 फेज। ठीक है, आपको प्रिपेयर इसी तरीके से करना है। G1 को गैप 1 फेज भी कह देते हैं। ठीक है, गैप 1 फेज। और एस फेज का मतलब है सिंथेटिक फेज।
और G2 फेज को हम लोग गैप 2 फेज कह देते हैं, इट इज नोन एज गैप 2 फेज। फिर दूसरा वाला जो मैंने बताया था आपको वो क्या था, एम फेज। एम फेज का फुल फॉर्म है, एम का मतलब है माइटोटिक, एम मीन्स माइटोटिक फेज, एंड इट इज नोन एज व्हाट, इट इज डिवाइडेड इनटू कैरियोकाइनेसिस, जहां पे न्यूक्लियस डिवीजन होगा, तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आप यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, जिसको फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया है इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंड फाइनल वन इज टीलोफेज, TELOPHASE, टीलो फेज। एंड फाइनली जब ये सेल कंप्लीट कर लेगी टीलो फेज को, तो यहाँ पे हो जाता है क्या, आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब है क्या, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, साइटोप्लाज्म डिवीजन, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। और मैंने आपको बताया कोई सेल डिवाइड करना चाहती है तो किस तरीके से करेगी, सबसे पहले एंटर करेगी G1 फेज से, G1 से फेज से S फेज में आएगी, S फेज से G2 में जाएगी, G2 फेज से वो एंटर करेगी M फेज में, ठीक है। और एम फेज में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट करेगी। कैरियोकाइनेसिस के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोफेज कंप्लीट करना है, फिर मेटाफेज कंप्लीट करना है, फिर एनाफेज को कंप्लीट करना है, एंड फाइनली जब एनाफेज कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनल टीलोफेज, टीलोफेज कंप्लीट करने के बाद वो साइटोकाइनेसिस करेगी, एंड फाइनली तब जाके हमारी 2 सेल्स तैयार होंगी उस सेल से, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी एक सेल साइकिल के अंदर। अब देखिए आगे क्या होता है, एक एक करके आपको सारे इवेंट धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। आपको बेसिक पार्ट में बता ही चुका हूं। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि मैंने आपको एक चीज और बता दी थी कि जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस का 95% जो ड्यूरेशन है, 95% जो ड्यूरेशन है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 आवर, वो हमारा इंटरफेस जो है कवर करता है, ठीक है, इंटरफेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके अंदर जो अलग अलग फेज है, जैसे कि आपका जो G1 फेज है और S फेज है और जो G2 फेज है, इसमें सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन लेता है कौन, S फेज, कितना 10 to 12 आवर का, जिसमें आपका जो G1 फेज है, G1 फेज आपका कवर करेगा अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आवर, और G2 फेज कवर ऑक्यूपाई करेगा अराउंड 4 to 6 आवर, इतना पीरियड ये कैरी कर मतलब ऑक्यूपाई करते हैं। और यहाँ पे जो दूसरा फेज है ओनली 5% ड्यूरेशन को ऑक्यूपाई करता है। अप्रोक्सीमेटली अगर 24 आवर की बात करूं तो उसमें 1 आवर कौन कवर करेगा, एम फेज, और एम फेज में ही सारा जो भी डिवीजन होना है वो होगा। गॉट इट। अब G1 फेज से शुरू करते हैं, क्या क्या होता है G1 फेज के अंदर। तो देखिए मैं इंटरफेस को ही शुरुआत कर रहा हूं, बिल्कुल आराम से आपको रिलैक्स होकर चीजों को समझना है। देखिए यहां पे सबसे पहले G1 फेज की बात हो रही है। G1 फेज क्या है, इट इज द वेरी फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। कोई भी सेल ग्रो करना चाहती है, उसका सबसे फर्स्ट फेज है ये ग्रोथ का, इट इज द वेरी फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। यहां पे क्या होता है, कोई भी सेल ग्रो करेगी और प्रिपेयर करती है अपने डीएनए को फॉर रेप्लिकेशन, G1 फेज के अंदर क्या होगा, कोई भी सेल ग्रो करेगी और अपने डीएनए को तैयार करेगी कि भाई तुम अब रेप्लिकेशन करो। क्यों, क्योंकि अब एक बात बताओ, ये जो सेल है, इस सेल के पास जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। इस जेनेटिक मटेरियल को
ऐसा तो नहीं है कि इसको आधा आधा कर दिया जाएगा। अरे जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस सेल के अंदर मौजूद हैं उतने ही क्रोमोसोम तो ये नई सेल्स के अंदर ट्रांसफर करना चाहेंगे। तो ये जो इसके अंदर क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे मौजूद है, इस जेनेटिक मटेरियल को पहले डबल करना जरूरी है। तो डबल करने के लिए यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, रेप्लिकेट करके इसकी एक और कॉपी तैयार कर ली जाती है जेनेटिक मटेरियल की, ताकि कल की डेट में जब नई सेल बनके आएंगी तो इन दोनों के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए ये सेल, और यहाँ पे दोनों को एक एक क्रोमोसोम दे दे। ठीक है, जैसे एक फादर है, उसके दो सन हैं, और उस दोनों को जो है इक्वल प्रॉपर्टी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करनी है जब उनका बंटवारा हुआ। तो जब बंटवारा होगा तो यहाँ पे बिल्कुल इक्वल अमाउंट में तो भेजा जाएगा जेनेटिक मटेरियल भी। ऐसा थोड़ी है कि पार्शियलिटी कर जाएगी कि नहीं तुम एक सेल तुम रख लो जेनेटिक मटेरियल, दूसरी सेल तुम मत रखो, हम एक को ही दे दें सारा, नहीं। तो दोनों को मिलना है, तो यहाँ पे क्या होगा, उस सेल को जो है अपने जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करना जरूरी है। और जब भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए सी, तो डीएनए को अगर डीएनए फॉर्म करना है तो उसी चीज को कहा जाता है क्या, रेप्लिकेशन। तो यहां पे इसने क्या किया, सेल ने जीवन फेज के अंदर अपने डीएनए को प्रिपेयर करा कि भाई तुम रेप्लिकेशन अब करोगे आगे चल के। तो रेप्लिकेशन जब करेंगे तो रेप्लिकेशन करना इतना आसान नहीं है, मतलब इट इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। रेप्लिकेशन करने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अब सपोज करो यू आर प्रिपेयरिंग अ फूड, अगर सपोज करो आपको चाय बनानी है, अब मैं फूड की बात नहीं, मैं चाय की बात कर रहा हूँ सिंपल सी, यू वांट टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, तो आपको दूध की रिक्वायरमेंट होगी, आपको शुगर की रिक्वायरमेंट होगी, आपको जो है चाय पत्ती की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर एक्स्ट्रा आप लौंग या इलायची या कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें डालना चाहते हो, तुलसी, तो उन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली अगर डीएनए को रेप्लिकेशन करना है, आपको डीएनए को रेप्लिकेट कराना है, तो उस डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। क्या क्या चाहिए होगी, इस फेज के अंदर बहुत सारा जो प्रोटीन है और आरएनए है वो सिंथेसाइज हो जाता है। तो मैं लिख दे रहा हूं, अ लॉट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेज। बहुत सारी प्रोटीन और आरएनए इस फेज के दौरान जो है सिंथेसाइज होंगी। ठीक है, और इनमें कुछ न्यूक्लिक एसिड भी डिवाइड होंगे। न्यूक्लिक एसिड मतलब जो डीएनए होता है ना बेटा, डीएनए को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए इज नोन एज व्हाट, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है, और यहाँ पे इसकी जो बेसिक यूनिट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रोटीन की बात करूं, तो जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ना अमीनो एसिड्स, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ ना पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं ऐसे एक साथ। और जब बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो उसे एक प्रोटीन कहा जाता है। तो सिमिलरली बहुत सारे ना न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं उन्हें हम लोग, दोज आर नोन एज न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, ये बेसिक यूनिट है। जैसे आपको एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको ब्रिक्स की जरूरत होगी ना, तो ब्रिक्स क्या है, वहां के बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए को बनाने के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो इनकी सबसे छोटी यूनिट है, जैसे हम लोग कहते हैं ना लाइफ की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल। तो बहुत सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू बन जाती है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे हमारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो एक साथ जुड़ते चले जाएंगे। एक बॉन्ड होता है जिसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, इस बॉन्ड के थ्रू और आपका एक न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड तो होने चाहिए, तभी तो डीएनए बनेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये जो जीवन फेज हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को तैयार किया जाएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, उसके साथ साथ बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो हमारे हिस्टोन की सिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं, उन सब को तैयार किया जाता है। अब कहोगे कि सर ये हिस्टोन क्या है, तो सुनिए सुनिए भाई, डीएनए की जो पैकेजिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो सेल्स हैं, उस न्यूक्लियस में
जो डीएनए की पैकेजिंग है उसके लिए हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? हिस्टोन प्रोटीन की। क्यों रिक्वायरमेंट होती है? अब तुम एक बात सुनो, एक सेल है जो नॉर्मल सेल है, उसका साइज बहुत छोटा होता है, अराउंड 6 से 8 माइक्रोमीटर की सेल है। सेल का जो साइज है, नॉर्मल सेल का साइज बात कर रहा हूं मैं, 6 से 8 माइक्रोमीटर की एक सेल है। भाई 6 से 8 माइक्रोमीटर की सेल है, उसका न्यूक्लियस तो उससे भी छोटा होगा। तो अप्रोक्सीमेटली मैं ज्यादा से ज्यादा चलो 3 माइक्रोमीटर का इसका न्यूक्लियस समझ ले रहा हूं। 3 माइक्रोमीटर का इसका जो है न्यूक्लियस का साइज हो गया किसी भी सेल के। अब एक बात बताओ, 3 माइक्रोमीटर का जो न्यूक्लियस, 6 से 8 माइक्रोमीटर की इसकी सेल, माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻³ ठीक है जी। लेकिन हमारा जो डीएनए पर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है वो होता है 2.2 मीटर अप्रोक्सीमेटली। कितना? 2.2 मीटर्स डीएनए हर सेल में मौजूद है हमारी। अब एक बार बताओ, इस 2.2 मीटर डीएनए को इस सेल के इतने छोटे से न्यूक्लियस में, जो कि 3 माइक्रोमीटर का मैं लेके चल रहा हूं, इसके अंदर कैसे फिट कर सकते हो? लो, तुम्हारी अगर और दिल की इच्छा है, मैं जितना बड़ी सेल है उसका आधा कर दे रहा हूं लो, न्यूक्लियस को 4 माइक्रोमीटर का कर दे रहा हूं लो न्यूक्लियस। तो 4 माइक्रोमीटर का जो न्यूक्लियस है कितना छोटा होगा, सोच रहे हो आप? और उसमें 2.2 मीटर का जो डीएनए है वो किस तरीके से आप फिट कर पाओगे, अंदाजा है आपको? तो इसको फिट करने के लिए, इसको वहां पे फिट करने के लिए क्या चाहिए होती है? हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। हिस्टोन एक्चुअल में हमारी पैकेजिंग प्रोटीन है। मतलब जब आगे चल के हमारा डीएनए और सिंथेसाइज होगा, वो सिंथेसाइज कहां पे होगा? न्यूक्लियस के अंदर ही तो सिंथेसाइज होगा। और जब न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज कोई भी चीज हो रही है, तो उसको फिट करने के लिए उसी न्यूक्लियस में, अरे हमें हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? तो हम उस चीज की जो आगे होने वाली है उसकी तैयारी इसी फेज में कर लेंगे। जो आगे चल के हमारा क्या आने वाला है? एस फेज आने वाला है। जीवन फेज कंप्लीट होगा, क्या होगा? एस फेज आएगा। एस फेज को क्या कहते हैं? सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज का मतलब डीएनए का सिंथेसिस होना। डीएनए का सिंथेसिस मतलब डीएनए से नया डीएनए बन जाना। तो उसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं कहां पे? जीवन फेज के अंदर। तो वही चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने की इतनी देर से कोशिश कर रहा हूं कि क्या होगा। देखिए यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिख दे रहा हूं, यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिख दे रहा हूं कि अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या? बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। बहुत सारे मोनोमर यूनिट ऑफ डीएनए, जिससे आपका आगे चल के एक कॉम्प्लेक्स डीएनए तैयार होगा। जैसे प्रोटीन की मोनोमरिक यूनिट है अमीनो एसिड, ऐसे ही डीएनए की मोनोमरिक यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड्स। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स फॉर हिस्टोन सिंथेसिस। और हिस्टोन किस में काम आता है इसका? पैकेजिंग ऑफ डीएनए में लिख दे रहा हूं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, हिस्टोन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होगी। ये सब काम हमारा जीवन फेज में हो जाएगा। अब जीवन फेज क्या था आपका? मैंने बताया था, इट इज अ प्रिपरेटरी फेज। किसका प्रिपरेशन हो रही है? प्रिपरेटरी फॉर एस फेज। अब एस फेज की प्रिपरेशन हो गई, बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। आपने चाय बनाने के लिए सब कुछ तैयार कर लिया, आपने दूध भी तैयार कर लिया है, अपने चाय पत्ती, सारी चीजें, सब कुछ आपके पास है। अब आपको केवल चाय बनानी है, और चाय कहाँ बनेगी? एस फेज में। अब देखिए कैसे होगा एस फेज, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से बात को। आई एम स्टार्टिंग द एस फेज नाउ। देखिए एस फेज और सिंथेटिक फेज, और सिंथेटिक फेज। ये जो सिंथेटिक फेज है, इसे सिंथेसिस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होगी। डीएनए की सिंथेसिस कैसे होगी? जो हमारी डीएनए की ओल्डर कॉपी है, ओल्डर कॉपी है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थी, उस ओल्डर कॉपी से नई कॉपी तैयार होगी। अब नई कॉपी कैसे तैयार होती है? देखो सुन लो, ये डीएनए की कॉपी ऐसे खुल जाती है, ऐसे, ठीक है, और इसके इसके हिसाब से एक नई कॉपी साथ में तैयार हो जाती है यहाँ पे ऐसे।
जैसे इसके हिसाब से एक तैयार हो गई और इसके हिसाब से एक नई कॉपी यहाँ पे तैयार हो गई। ठीक है जी। और जब इनका रेप्लिकेशन हो जाता है तो एक तो पुरानी कॉपी और एक जो है आपकी नई कॉपी जो तैयार हुई है डीएनए की, वो इस तरीके से एक और हेलिक्स बन जाता है, ऐसे ऐसे करके। ये तो देखो, इनिशियली आपका कितना डीएनए था, आपके पास एक डीएनए था यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या हुआ लास्ट में, आपको ये जो खत्म हुआ डीएनए रेप्लिकेशन कितने आ गए, दो डीएनए आ गए आपके पास। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो ओल्डर वन था, दिस वन इज ओल्डर वन एंड दिस वन इज न्यू, तो पुराने से नया बनाने के लिए, कॉपी तैयार करने के लिए आपको वो जो चाय में लगने वाली सामग्री थी, जो मैंने आपको बताया था, जो भी आपको दूध चाय पत्ती चाहिए थी, तो वो सब क्या थे, वो न्यूक्लियोटाइड ही तो थे। तो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे यूज नहीं होंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड यूज हो जाएंगे जो नई कॉपी तैयार होगी ना। सिमिलरली यहाँ पे नई कॉपी तैयार हुई तो इसमें भी तो जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मोनोमरिक यूनिट है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जब तक बिल्डिंग ब्लॉक नहीं होंगे तब तक डीएनए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे जो भी न्यूक्लियोटाइड पहले सिंथेसाइज किए गए थे, उन न्यूक्लियोटाइड को यूटिलाइज कर लिया गया, उनको यूटिलाइज कर लिया गया। और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन की मदद से इन जो नया डीएनए बन के आया है उसको पैकेजिंग कर दिया गया। हिस्टोन के पैकेजिंग कैसे होती है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे ऐसे डीएनए को रैप कर दिया जाता है ताकि डीएनए कॉम्पैक्ट हो जाए, ताकि डीएनए क्या हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए। तो डीएनए की कॉम्पैक्टनेस होने की वजह से वो फिट हो सकता है इजिली इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर वो खुला हुआ रहेगा डीएनए, अगर ऐसे ऐसे रहेगा ओपन फॉर्म में, तो फिट ही नहीं हो पाएगा न्यूक्लियस के अंदर। इसलिए उसको क्या किया जाता है, ऐसी ऐसी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर चारों तरफ रैप कर करके ऐसे लगातार ऐसे ऐसे करके कर दिया जाता है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे सबसे पहला मैंने इसको एस फेज क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हो गई, डीएनए सिंथेसाइज हो चुका है। अब इससे रिलेटेड कुछ जनरल पॉइंट्स और हैं। यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं पर सेल, क्या होगा, डबल्स, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। अब ये पॉइंट तुम्हारे को थोड़ा सा खलेगा कि सर ये कैसे कह रहे हो आप, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ गई और क्रोमोसोम नंबर एज इट इज है। अब समझना है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को। देखिए, यहां पे एक सेल है ह्यूमन की, आप 10th क्लास में जब रहे होगे तो आपने टर्म पढ़ा होगा डिप्लॉइड, जिसको आप 2n से रिप्रेजेंट करते थे। सिमिलरली आपने एक टर्म पढ़ा होगा हेप्लॉइड, जिसे आप n बोलते थे। ये जो हेप्लॉइड और डिप्लॉइड है, इस टर्म का मतलब आपने क्या समझा वहां पे। डिप्लॉइड का मतलब होता है कि कोई भी क्रोमोसोम जिसकी दो कॉपी हो। जैसे ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। कितने, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। टोटल मतलब क्या होगा, 23 इंटू 2, मतलब टोटल टोटल 46 क्रोमोसोम है। मतलब हर क्रोमोसोम की दो कॉपी है, तब जाके 46 क्रोमोसोम टोटलिटी में बन पाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे जो आपके सामने मैंने सेल बनाई है, यहाँ पे क्या होगा, every chromosome have two copies, like chromosome number 1 have two copies, chromosome number 2 have two copies, like हर क्रोमोसोम की like 23rd क्रोमोसोम तक सबकी दो दो कॉपी ही मिलेंगी। इसलिए हम अपने आप को क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं। और हेप्लॉइड कौन होते हैं, जिनके पास हर क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी हो। तो यहाँ पे जब भी आप कभी जब भी रेफरेंस पढ़ेंगे आज, इसको लेक्चर खत्म होने के बाद किसी रेफरेंस बुक को आप प्रेफर करते हो, अगर पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको एक चीज समझने में आएगी। वहां पे ऐसे लिखा होगा, जीवन फेज में, जीवन फेज के अंदर जो आपको टर्म मिलेगा देखने के लिए, लिखा होगा 2n 2c,
मतलब प्लॉइडी, एन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग प्लॉइडी से, प्लॉइडी मतलब हैप्लॉइड डिप्लॉइड, और सी जो है वो है डीएनए की अमाउंट, डीएनए की अमाउंट। तो यहाँ पे क्या होता है, जब G1 फेज होता है तो डीएनए की प्लॉइडी तो सेम रहेगी और डीएनए अमाउंट भी सेम रहेगी, लेकिन जब ये सेल आ जाती है एस फेज में, एस फेज के अंदर क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, इसलिए इसे सिंथेटिक फेज कह रहे हैं। तो एस फेज के अंदर आते ही इसको हम क्या कहेंगे, 2N4C, मतलब प्लॉइडी तो वही रही लेकिन डीएनए की अमाउंट डबल हो गई, 4C हो गई सेल। ठीक है, अब इसी 4C को तो डिवाइड करके आगे चल के इसको दो सेल्स में बांटना है, तभी तो डीएनए की अमाउंट बढ़ी है। आ रही है मेरी बात समझ में? तभी तो आगे चल के ये जो जेनेटिक मटेरियल बनाया गया है यहाँ पे सिंथेसिस करके, डीएनए रेप्लिकेशन करके, इसको इक्वली बांटना है दो सेल्स के अंदर, बंटवारा होना है इनका। ये फादर सेल समझ लो या मदर सेल समझ लो, और आगे जब दो सेल्स बनेंगी वो डॉटर सेल बनेंगी, और डॉटर सेल्स में इक्वल डिवीजन करना है, इसलिए इस डीएनए को डबल कर दिया गया है, इसकी अमाउंट को डबल कर दिया गया है। आ रही है बात समझ में? अब क्या होगा आगे समझिए बात को, देखिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। तो मतलब यहाँ पे 2N4C वाली कंडीशन आएगी। जब आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा आपको काम आएगी। और अब क्या होगा कि हर क्रोमोसोम की जो है ना दो सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएंगी। अब ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आएगी, कैसे? देखिए, ये जो क्रोमोसोम है, ऐसे मैं बना रहा हूं आपके सामने, इसने रेप्लिकेट किया और इस तरीके से एक और डीएनए बन गया। ठीक है, ये दोनों जहां पे जुड़ते हैं पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रोमियर। क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर। ठीक है, अब इस सेंट्रोमियर में ये जो दोनों साथ में लगी हुई हैं, जो जुड़ गए, दो नए जो क्रोमेटिड्स बने थे, इन्हें हम लोग कहते हैं आपस में सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे इन दोनों को? दीज बोथ, दीज बोथ, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं किस पार्ट पे? सेंट्रोमेयर वाले पे, सेंट्रोमेयर वाले पार्ट पे। नाउ दीज आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो एक साथ जुड़े हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, और अगर मैं ऐसे दो क्रोमोसोम्स को बनाऊं, ऐसे जुड़े हुए हैं सेंट्रोमेयर वाले पार्ट पे, यहां पे एक और क्रोमोसोम को बना रहा हूं, अगर इसको और इसको एक साथ बोलूं, मतलब किसको किसको? दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों को कहेंगे हम लोग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे इन्हें? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड कौन है? ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये आपस में क्या है? अलग अलग। अगर जुड़े हुए हैं तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। ठीक है जी, तो अगला पॉइंट यही लिख दे रहा हूं मैं, देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि ईच क्रोमोसोम नाउ कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को हर क्रोमेटिड के हो जाएंगे, हर क्रोमोसोम के, और दोनों की सिस्टर क्रोमेटिड्स, बोथ द सिस्टर क्रोमेटिड्स, sister chromatids are held together by a structure called, किस पार्ट से जुड़े थे ये? सेंट्रोमेयर से, सेंट्रोमेयर। अब ये सेंट्रोमेयर से जुड़ जाएंगी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, जो हमारी नई तैयार हुई थी। अब आएगा आपका लास्ट फेज, जो कि एम फेज से पहले तैयार। तो वो देखो, G1 फेज के अंदर क्या हुआ?
G1 फेज के अंदर क्या हुआ, S फेज की तैयारी हुई। अब इसके आगे क्या आएगा, G2 फेज। तो G2 फेज के बाद क्या आने वाला है, M फेज। तो इस M फेज की तैयारी क्या हो जाएगी, इस G2 फेज के अंदर। आगे बात समझ में। देखो इस S फेज की तैयारी हो गई थी इस G1 फेज में, और M फेज की तैयारी कहाँ होगी, G2 फेज में। मतलब पहले से ही उस चीज की प्रिपरेशन उससे पहले वाले फेज में कर ली जा रही है। अब कैसे होगी, क्या होगी, वो समझने के लिए अब देखिए G2 फेज को देखिए। अब आ चुका है आपका लास्ट फेज, गैप 2 फेज या G2 फेज। अब G2 फेज के अंदर क्या होता है, सेल लगातार ग्रो करती है, सेल कंटिन्यूज टू ग्रो, कंटिन्यूज टू ग्रो, मतलब अपने साइज में थोड़ा बहुत इंक्रीज लाती है, एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। अब आगे डिवीजन होने वाला, उसके लिए अपने तैयार कर रही है अपने आप को। तो वो क्या क्या होंगी, किस चीज की तैयार होगी, जो आगे चल के कुछ आरएनए या प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन सब को, जो भी रिक्वायर्ड होंगे माइटोसिस के लिए, उन सब को यहाँ पे सिंथेसाइज कर लिया जाएगा, आर synthesized during this stage। इस स्टेज में उन सबको सिंथेसाइज करके पहले ही तैयार कर लिया जाएगा। अब एक फेज और है, देखो G2 के बाद हालांकि आना तो एम फेज है, एम फेज है, लेकिन G1 जब G1 और G2 को पढ़ा तो हम एक काम और कर लेते हैं, G0 का मतलब क्या होता है, जो रेस्टिंग स्टेज है उसका मतलब भी समझ लेते हैं, या ये जो हमारा जिसे मैंने क्विसेंट फेज कहा था, इसे भी समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में G2 फेज के बाद G0 नहीं आएगा, G1 के बाद, G2 के बाद हमेशा M फेज ही आता है। लेकिन जब हमने सारी चीजों को पढ़ा है तो G0 का मतलब जो है वो भी आप समझ ही लीजिए कि ये क्या होते हैं। सो नाउ आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट द G0 फेज। ये G0 फेज में हम लोग की सेल्स नॉर्मली होती हैं, हमारी बॉडी की जो फेज की, जो हमारी बॉडी में जो जनरली सेल्स हैं वो इस टाइम पे G0 फेज के अंदर हैं। और G0 फेज को हम लोग रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं या क्विसेंट फेज कह देंगे। ये जो फेज होता है किसी भी सेल का, यहाँ पे क्या होता है, सेल जो है ना मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब क्या है, सेल के अंदर जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, जैसे हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, या जो उसके अंदर कोई भी चीज कैटाबोलाइज की जा रही है, या उसको एनाबोलाइज किया जा रहा है, किसी मॉलिक्यूल को बनाया जा रहा है, किसी को तोड़ा जा रहा है, तो मेटाबॉलिकली तो ये जो सेल है ये एक्टिव है, बट प्रोलिफरेट नहीं कर सकती। बट डू नॉट प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट का मतलब क्या है, डिवाइड नहीं कर सकती है, अनलेस कॉल्ड टू डू सो, मतलब जब तक उससे बोला ना जाए। है ये सेल नॉर्मल एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, पर ये प्रोलिफरेट मतलब डिवाइड नहीं कर सकती। प्रोलिफरेट का मतलब है डिवीजन, ये डिवीजन तब तक नहीं करेगी जब तक उससे बोला ना जाए, अनलेस कॉल्ड टू डू सो, जब तक उससे बोला नहीं जाएगा कि तुम डिवाइड करो, तब तक वो सेल डिवाइड नहीं करेगी, किसी भी स्टेज में वो डिवाइड नहीं कर सकती। आ रही है बात समझ में। अब ये डिवाइड कब कर सकती है, जैसे क्या हो कि तुम्हारी ये सपोज करो दिस इज योर लिम्ब, दिस इज योर जो है ना, दिस इज योर लिम्ब, और आपके इस पार्ट में हो जाता है छोटी सी इंजरी। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या हो कि आपके हाथ में हल्की सी हो जाए इंजरी, ये आपका हाथ था, यहाँ पे क्या हो गया, इंजरी हो गई, आपको बर्न हो गया, कट लग गया, कुछ भी हो गया, चोट लग गई, स्कूटी चलाते गिर गए, कुछ भी किया आपने, आपने अपने आप को चोट लगा ली। अब जब आपको यहाँ पे चोट लग चुकी है, यहाँ पे जो सेल्स हैं ऊपर वाली वो हो गई इंजर्ड। ठीक है, अब ये इंजर्ड हो चुकी हैं।
अब ये इंजर्ड वाले पार्ट को ऐसा थोड़ी है कि लाइफ टाइम ओपन ही रहेगा, जो इंजर्ड हो गया वो वापस रिप्लेस नहीं हो सकता, उसको रिप्लेस किया जाएगा। और उसको रिप्लेस करने के लिए जो आसपास वाली सेल्स हैं, ये जो G0 फेज में थी, ये जनरली क्या थी, ये G0 फेज में थी, मतलब इन्होंने डिवाइड करने की इच्छा नहीं थी इनकी। लेकिन अब क्या हुआ कि भाई यहाँ जो बीच में वुंड है, ये आपकी ये इंजरी हुई है, ये ओपन वुंड है। अब आपकी बॉडी ने कुछ फैक्टर्स को भेजा, और ये जो आसपास वाली सेल्स है, इन्हें बोला कि भाइयों इसको थोड़ा सा जो है सही कर दो। तो ये क्या कहेंगी, ये कहेंगे ठीक है भाई, तुम कह रहे हो हम G0 फेज में हैं जनरली, हम अब डिवाइड करेंगे। इनको बोल दिया गया ना, दे आर कॉल्ड टू डू सो नाउ। नाउ दे विल enter in G1 phase, S phase, then they will say now we are going to enter in the G2 phase, और ऐसे ही फिर ये कर जाएंगी M phase के अंदर एंटर, और M phase के अंदर एंटर करके ये हमारे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज करके नई नई सेल्स तैयार कर लेंगे, और यहाँ पे इसको वोंड को ये रिपेयर कर देंगे। ये देखो जी, ये वोंड को रिपेयर कर दिया, ठीक है जी। और ये क्यों हो पाया, क्योंकि इनको बोला गया था। दरअसल ये सारी सेल्स क्या थी, आपकी G0 में थी, लेकिन जैसे ही इंजरी हुई, फैक्टर्स कुछ आए, जो आसपास वाली जो G0 फेस वाली सेल्स हैं, उन्हें बोला कि तुम एक काम करो, इसे रिपेयर कर दो, बात खत्म, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसे मैं लिख दे रहा हूं, इसी चीज को जो मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट पॉइंट इज, लिख लीजिए, सच सेल्स आर यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग द सेल्स लॉस्ट ड्यूरिंग इंजरी। जो इंजरी में लॉस्ट हो चुकी हैं, उन सेल्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा बेटा, ठीक है। अब क्या होता है, ये G0 के बारे में बात थी। अब हमने लास्ट में जो फेज इससे पहले कंप्लीट किया था, वो क्या था, G1 कंप्लीट किया, फिर S कंप्लीट किया, फिर G2 कंप्लीट किया। अब कायदे से G2 के बाद क्या आना चाहिए, हमारा M फेज आना चाहिए ना भाई। तो ये M फेज में आ चुकी है अब सेल, अब M फेज के अंदर आएगी। ये बेसिकली ये जो मैंने बताया, ये तो रेस्टिंग फेज है सेल का, क्विसेंट फेज रेस्टिंग फेज है। ये सेल्स तब तक डिवाइड नहीं करती जब तक इनको ना बोला जाए। तो ये सेल जैसे G0 में है, तो G0 के बाद ही G1 करेगा। तो जो अगर किसी क्विसेंट सेल की स्टेज को डिवाइड करना है, तो उसको ये सारा प्रोसीजर फॉलो करके जाना पड़ेगा। उसको G1 से S फेज से G2 से, इन सब से पास होके M फेज तक पहुंचना पड़ेगा। M फेज को भी पूरा तैयार, इन सारे फेज को क्रॉस करेगी, तभी वो सेल डिवाइड करेगी। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब मैं M फेज की बात करूंगा आपके सामने। देखिए, एम फेज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका आइडिया आपको दे दिया जाएगा एम फेज के अंदर क्या होता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी इसके बारे में आज ही। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एम फेज की। तो यहाँ पे एम फेज का मतलब है माइटोटिक फेज। एम फेज का मतलब है माइटोटिक फेज, ठीक है जी। अब माइटोटिक फेज को हमने डिवाइड किया था कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक को बोला था क्या, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है जी। मतलब पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होना है, न्यूक्लियर डिवीजन होना है, और फिर होना है इसका साइटोकाइनेसिस, मतलब इसके साइटोप्लाज्म को हमें डिवाइड करना है। तो देखिए नेक्स्ट डिवीजन इज व्हाट, साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। हाँ जी। तो यहाँ पे दो डॉटर न्यूक्लियाई तैयार कर दी जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, प्रोड्यूस टू डॉटर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स। कैसे, देखो कैसे, इधर देखो। देखिए, ये सेल थी जो G0 में थी, इसको कोई फैक्टर आया, उसने बोला कि तुम जाओ, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है,
इसको G1 फेज में भेज दिया। G1 फेज में इसने क्या किया, अपने कुछ प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स को बनाया। फिर वो आगे किस में, एस फेज में। एस फेज में इसने क्या किया, अपनी एक और कॉपी को तैयार कर लिया। ठीक है जी, अपने डीएनए के अमाउंट को बढ़ा लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये हो गई 2N2C, यहाँ पे भी 2N4C हो चुका है, मतलब डीएनए की अमाउंट तो बढ़ चुकी है, प्लॉइडी सेम ही है। फिर उसके बाद ये जो G2 फेज है, इसके अंदर है, अभी भी इसका यही हाल है, 2 कॉपी तैयार हो चुकी है यहाँ पे। तो ये एस फेज, ये G2 फेज, तो इसका हाल वही है 2N4C। अब इस 4C को ही तो डिवाइड करना है हमें। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एम फेज में आना पड़ेगा। एम फेज में होगा इसका क्या, न्यूक्लियस का डिवीजन। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन किस तरीके से होगा, इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। ये देखिए सेल, ये आपके सामने सेल बनाई है। ये क्या होगी, धीरे धीरे सेल्स, ये जो क्रोमोसोम है एक दूसरे से दूर जाएंगे। फिर धीरे धीरे आपको देखना ऐसा लगेगा कि सेल इलोंगेट हो रही है, और यहाँ पे न्यूक्लियस जो है ना, आपको ऐसे 2 अलग होते हुए नजर आएंगे। एक स्टेज आएगी आपको ऐसा दिखेगा कि 2 जो न्यूक्लियस हैं वो दोनों अलग अलग हो चुके हैं सेल के। अब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गए, पर सेल तो अभी भी एक ही है। यहां तक कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है भाई। ये जो मैं पार्ट बता रहा हूं, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। अब कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस की भी तो रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा। अब कैसे होगा साइटोकाइनेसिस, ये जो सेल्स थी ये अब ऐसे एक सेल बनाएगी, एक ऐसे सेल बनेगी। स्पेस कम है इसलिए तो कम दिख रहा है। यहाँ पे इसका एक न्यूक्लियस, इसके पास क्रोमोसोम, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, इसका एक क्रोमोसोम। ठीक है जी, तो ये कैसे हो गई। यहाँ पे डीएनए की अमाउंट क्या थी, यहाँ पे भी हमारी वही 2N4C थी, यहाँ पे भी 2N4C थी, 2N4C। बट ये कंप्लीट होने के बाद जब ये साइटोकाइनेसिस हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों सेल्स के अंदर क्या हो गया, 2N2C, 2N2C। ये काम होगा यहाँ पे। आ रही है बात समझ में। तो ये इस तरीके का जो डिवीजन है, G2 फेज के बाद ये कहाँ पे आया, ये आ गया M फेज में। लेकिन इतना आसान नहीं है M फेज, जितना आसान आपको दिख रहा है। ये तो आपके दिमाग में बैठाने के लिए मैंने आपको ये इतना इजी करके बता दिया है। ये आपके सामने आपको समझाने के लिए इजीएस्ट वे में बताई गई है चीज। अब होगा कैसे कैसे देखिएगा। कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, दैट इज साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, और इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है हमें वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे एम फेज के अंदर, माइटोटिक फेज के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है माइटोसिस। अब इसका मतलब समझना, माइटोसिस का मतलब क्या है। माइटोटिक फेज में एक प्रोसेस होगा जिसे कहते हैं माइटोसिस, और इसका नाम इक्वेशनल डिवीजन भी है। इस चीज को याद रखना जिंदगी भर, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी इन फ्यूचर। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है ये एक डिप्लॉयड सेल है, ये क्या करे, डिवाइड करके 2 नई सेल्स को बनाए, और वो दोनों नई सेल जो हो वो भी डिप्लॉयड हो। तो यहां पे जो प्लॉइडी थी, जो यहां पे ऊपर की तरफ मैंने बनाई सेल, इसमें जो प्लॉइडी थी ये डिप्लॉयड थी, मतलब 2N थी। और जब इसने यहां पे इक्वेशनल डिवीजन किया, मतलब इक्वल डिवीजन किया, तो यहां पे जो डॉटर सेल्स बनी, जो हमारी 2 डॉटर सेल्स बनी, उनकी प्लॉइडी भी डिप्लॉयड ही थी। तो यहां पे क्या हुआ, प्लॉइडी सेम रही, 2N 2N 2N। इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। दिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। और इसको पहली बार एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग, उन्होंने पहली बार एनिमल सेल के अंदर इस चीज को ऑब्जर्व किया था, एनिमल सेल्स के अंदर।
और एक स्ट्रास बर्जर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको पहली बार प्लांट सेल में देखा था। तो देखिए इसकी थोड़ी डिस्कवरी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं माइटोसिस के। इसको एनिमल सेल के अंदर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, माइटोसिस को डिस्कवर किया था वॉल्टर फ्लेमिंग इन ईयर 1878। हाँ जी, और इन्होंने ही ये टर्म दिया था माइटोसिस, इन्होंने ही ये टर्म दिया था माइटोसिस। और प्लांट सेल के अंदर इस प्रोसेस को पहली बार जो ऑब्जर्व किया था उनका नाम था स्ट्रास बर्जर। कुछ लोग इसे बर्गर भी पढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने 1879 में इसे वहां पे जो है आपका ऑब्जर्व किया था।